दोस्तों, मौत एक बीमारी है जिसका इलाज हम आज की मूवी में ढूंढेंगे, जिसका नाम है द एंग्री ब्लैक गर्ल एंड हर मॉन्स्टर। ये कहानी एक लड़की की है जिसे यकीन है कि मौत एक बीमारी है जिसे ठीक करा जा सकता है। IMDb ने इसे 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और रॉटन टोमेटोज पे ये मूवी 87% फ्रेश है। मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द एंग्री ब्लैक गर्ल एंड हर मॉन्स्टर मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है विकेरिया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके भाई क्रिस को किसी ने मार दिया था और विकेरिया उसकी बॉडी को खींच कर ले जाती है। और अब हमें पता चलती है विकेरिया की खौफनाक मेंटालिटी। विकेरिया एक बहुत ज्यादा डेंजरस ब्लैक नेबरहुड में रहती है और उसकी माँ को उसी के सामने बचपन में गुंडों ने मार दिया था। विकेरिया ने अपनी माँ की धड़कनें बंद होते हुए सुनी थी और जब वो बड़ी हुई तो फिर से गुंडों की फाइट में उसका भाई क्रिस मारा गया। पर बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि विकेरिया को यकीन था कि ये मौत एक बीमारी है और उसका इलाज वो ढूंढ सकती है। अपनी माँ के मरने के बाद विकेरिया ने पूरी लाइफ पढ़ाई करी थी साइंस की, और वो अब अपने भाई के मरने के बाद तैयार थी मौत का इलाज ढूंढने के लिए। और ऐसा करने के लिए विकेरिया ने क्रिस की लाश को चुरा लिया था। अब एक दिन विकेरिया सोकर उठती है और वो सीधा जाती है एक पुराने स्टोर रूम की तरफ, जहाँ पे उसने अपने भाई की लाश को रखा था, पर अब वो सड़ने लगी थी। खैर, थोड़ी देर बाद विकेरिया जब कूड़ा फेंकने के लिए जाती है तो हम लोग मिलते हैं उसकी छोटी बहन जेडा से, जो अभी प्राइमरी स्कूल में ही है। ये नेबरहुड बहुत ज्यादा छोटा था और ऑलमोस्ट सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। यही वजह थी कि विकेरिया को अपना काम बहुत ज्यादा छुपके छुपके करना पड़ता था। उस जगह की जो गुंडा गैंग थी, उसके लीडर का नाम था कैंगो और उसका साइड किक था जमाल, और ये गैंग अपनी ब्लैक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट भी करती थी। अब कूड़ा फेंकने के बाद विकेरिया जाती है अपने एक्सपेरिमेंट लैब में, पर आज एक बच्चा उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे शक था कि विकेरिया कुछ उल्टा सीधा स्टोर रूम के अंदर कर रही है। विकेरिया अब यहाँ पे उस बच्चे को बता देती है कि उसने स्टोर रूम के अंदर लाशें रखी हुई हैं जिन्हें वो जिंदा करने की कोशिश में है। पर ऑब्वियसली ऐसी बातें उस बच्चे को मजाक लगती है और वो वहां से चले जाता है। हमें आगे पता चलता है कि विकेरिया पढ़ती है एक ऑल वाइट स्कूल में, जहाँ पर उसे अच्छी साइंस एजुकेशन मिलती है। विकेरिया क्लास में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़की थी और वो टीचर को भी पीछे छोड़ देती थी। पर आज के लेक्चर में विकेरिया कैंसर को मौत का एक सिम्टम बताती है। विकेरिया की टीचर को जब पता चलता है कि विकेरिया मौत का इलाज ढूंढना चाहती है, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है और टीचर विकेरिया को सिक्योरिटी बुला के क्लास से बाहर करवा देती है। पर विकेरिया जब सीट से नहीं हिलती तो हो जाता है ड्रामा। अब स्कूल के बाद आता है विकेरिया का पापा डोनाल्ड अपनी बेटी को लेके उस टीचर के पास। अब यहाँ पे जो टीचर थी वो सजेस्ट करती है कि विकेरिया को किसी और स्कूल में भेज दिया जाए, क्योंकि विकेरिया मौत को ठीक करने पे तुली हुई है। विकेरिया बोलती है कि उसे यकीन है कि वो मौत का इलाज ढूंढ सकती है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देख पाते हैं, जिससे डोनाल्ड को आ जाता है गुस्सा और वो टीचर को धमकी देता है ये कह के कि तुम्हारा काम है मेरी बेटी को पढ़ाना, ना कि उसके ऊपर पुलिस बुलवाना। खैर, अब स्कूल के बाद विकेरिया फिर से अपने लैब में जाती है और उसने बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि उसे क्रिस को कैसे कैसे जिंदा करना है। पर इतना ही नहीं, अब क्योंकि क्रिस की बॉडी थोड़ी सड़ गई थी तो विकेरिया ने और भी लाशों को चुरा लिया था और वो इधर उधर से बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करके क्रिस को ठीक कर रही थी। आज विकेरिया क्रिस के लिए दिल लेकर आती है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से धड़कन देती है। मतलब दोस्तों, ये हो सकता है कि वो मौत का इलाज ढूंढ ले। विकेरिया क्रिस के चेहरे को सिलकर ठीक कर देती है, पर अब क्रिस बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखने लगा था। और अब अगले दिन हम लोग आयशा से मिलते हैं, जो विकेरिया की बड़ी बहन है। आयशा प्रेग्नेंट भी थी और विकेरिया के 2 छोटे भाई भी थे, और वो लोग बातें कर रहे थे कि आखिरकार कब्रिस्तान से लाशों को कौन चुरा रहा है। पर असली बात की भनक किसी को भी नहीं थी। अब उस रात को विकेरिया घर में ही थी कि बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और विकेरिया जाकर देखती है कि किसी ने एक बच्चे को गोली मार दी है।
पुलिस वाले इलेक्ट्रिसिटी से उस मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और वो बच्चा एक पल के लिए जिंदा होता है पर वो फिर से मारा जाता है। और ये देख के विकेरिया को आता है एक आइडिया और वो समझ जाती है कि कैसे वो क्रिस को जिंदा कर सकती है। अब नेक्स्ट डे लैब में जाके विकेरिया एक टेबल तैयार करती है जिसमें वो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाती है। वो एक मशीन इन्वेंट कर लेती है जिसके अंदर विकेरिया लिटाती है अपने मरे हुए सड़े हुए भाई को और उसने मशीन के एक दूसरे पार्ट को घर से बहुत दूर ट्रांसफार्मर के पास रखा हुआ था। विकेरिया अब स्विच चालू करती है और अब ट्रांसफार्मर से बिजली एक दूसरे फॉर्म में क्रिएट होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो बिजली का झटका क्रिस को बुरी तरीके से हिला देता है और इसके बाद विकेरिया जाके क्रिस को उठाने की कोशिश करती है। अब पहले तो कुछ भी नहीं होता पर अचानक ही क्रिस पकड़ लेता है विकेरिया का हाथ और वो बेहोश हो जाती है। मतलब दोस्तों विकेरिया ने मौत का इलाज ढूंढ लिया है। खैर जब विकेरिया को होश आता है तो उसके हाथ पे जलने का निशान बना हुआ था क्योंकि दोस्तों अब क्रिस के पास कुछ अजीब शक्तियां हैं। पर क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। क्रिस मशीन से निकल के लैब के दूसरे कोने में चले गया था और अपने भाई को जिंदा देखकर विकेरिया बहुत ज्यादा खुशी के मारे पागल सी हो जाती है। वो अपने भाई से हाथ भी मिलाती है और क्रिस भी जानता था कि विकेरिया उसकी बहन है। मतलब क्रिस की जो मेमोरी है वो भी अभी तक इंटैक्ट थी। विकेरिया अब क्रिस को बाहर ले जाती है पर रास्ते में क्रिस एक गाड़ी के शीशे को फोड़ देता है। विकेरिया को उस गाड़ी के अंदर व्हाइट स्टफ मिलता है जिसे वो देख ही रही थी कि तभी उस व्हाइट स्टफ का मालिक वहां पे आ जाता है और विकेरिया पे गन तान देता है। पर दोस्तों व्हाइट स्टफ का मतलब आप लोग समझ जाना। विकेरिया डर जाती है और डरावने क्रिस को देखकर वो आदमी खुद भी डर जाता है। वो अब क्रिस को मॉन्स्टर समझ के शूट करने लगता है पर क्रिस पे गोलियों का कोई असर नहीं होता और क्रिस पागल होके उस आदमी का गला घोट के उसे मार डालता है। और ये सब देखकर विकेरिया क्रिस और व्हाइट स्टफ को ले जाती है वापस लैब में। पर उन दोनों के पीछे आया था जमाल जो उस गैंग का हिस्सा था। जमाल के जाने के बाद विकेरिया क्रिस को लैब में ही बंद करके चले जाती है पर उसके जाते ही दरवाजा पीटने लगता है क्रिस क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता था। पर विकेरिया समझ गई थी कि शायद क्रिस के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। विकेरिया अब अगले दिन सबसे पहले जाके ट्रांसफार्मर के पास से अपनी मशीन को उठा लेती है पर तभी वहां पे आ जाता है जमाल अपनी मशैटी लेके और वो और बाकी गैंग मेंबर्स विकेरिया को ले जाते हैं कैंगो के पास। कैंगो अब विकेरिया से अपना व्हाइट स्टफ वापस मांगता है पर विकेरिया ऑब्वियसली सब कुछ छुपाती है और तभी उसे जमाल मारता है एक खिंचा के चाटा। और इसके बाद भी जब विकेरिया कुछ भी नहीं बताती तो गैंग की लड़कियां उसे पीट पीट कर वहां से भगा देती है। अब नेक्स्ट डे जब विकेरिया स्कूल से घर आ ही रही थी तो जमाल फिर से आ जाता है और विकेरिया को पकड़कर इस बार ले जाता है कैंगो के घर। कैंगो वहां पे विकेरिया को अब देता है व्हाइट स्टफ और बोलता है कि इसे अपने पापा को दे देना। और हमें पता चलता है कि विकेरिया का पापा डोनाल्ड एक एडिक्ट है। कैंगो समझाता है कि व्हाइट स्टफ की वजह से ही उनकी कम्युनिटी चल रही है पर जब विकेरिया व्हाइट स्टफ को लेने से मना करती है तो जमाल उसकी गर्दन पे रख देता है मशैटी। इसके बावजूद भी विकेरिया डरती नहीं है और कैंगो उसके हाथ पे देख लेता है वो जले का निशान। खैर कैंगो जब तक विकेरिया को नहीं छोड़ता जब तक वो व्हाइट स्टफ को नहीं उठा लेती, जिसके बाद विकेरिया वहां से चली जाती है और अपने पापा के कमरे में जाकर वो व्हाइट स्टफ को रख देती है। पर विकेरिया बिल्कुल भी अपने पापा से खुश नहीं थी। विकेरिया इसके बाद अपने लैब में जाती है पर दरवाजा टूटा हुआ था और उसका भाई भाग चुका था और तो और जो व्हाइट स्टफ वो गाड़ी से लाई थी वो भी गायब था। अब तभी बाहर से आता है कुछ शोर और जब विकेरिया जाके चेक करती है तो किसी ने एक पुलिस वाले को बुरी तरीके से मार डाला था। विकेरिया समझ जाती है कि ये काम उसके भाई का है और अब उसे क्रिस को रोककर पकड़कर किसी तरह ठीक करना होगा ताकि वो नॉर्मल इंसान बन जाए। पर अभी विकेरिया ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि क्रिस कहां पर भाग गया है और उसके अंदर क्या कमी आई है। खैर अब अगले दिन जब विकेरिया पढ़ रही थी तो उसकी बड़ी बहन अपने भाई को लेक्चर वगैरह दे रही थी पढ़ाई के मामले में। वहीं तभी जेडा आयशा से पूछती है कि क्या मैं पढ़ाई के बाद अपने दोस्त के साथ खेल सकती हूँ। और जब आयशा पूछती है कि उसका नाम क्या है तो जेडा नाम लेती है क्रिस का और विकेरिया डर जाती है। आयशा के जाने के बाद जेडा अब अल्फाबेट्स पढ़ रही थी पर हर अल्फाबेट के साथ उसकी आवाज
डिमोनिक होती जा रही थी, जो विकेरिया को बुरी तरीके से डरा देती है। विकेरिया अब जेडा को चुप करवाकर उससे क्रिस के बारे में पूछती है और जेडा बताती है कि क्रिस तो हमारा भाई है और वो अब हमारा पड़ोसी बन चुका है। जेडा दीवार की तरफ पॉइंट करती है और विकेरिया देखती है दीवार के अंदर एक छेद जो बगल के खाली अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था। विकेरिया अब जाके बगल वाले बंद अपार्टमेंट में घुसने की सोचती है और एंट्रेंस पे ही उसे लगे हुए मिल जाते हैं हाथों के निशान। पर तभी जमाल वहां पे आ जाता है और कैंगो के पास विकेरिया को ले जाता है। कैंगो एक बार फिर से विकेरिया से पूछता है कि उसका व्हाइट स्टफ कहाँ पे है, पर विकेरिया अब कैंगो का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो उसके पापा को व्हाइट स्टफ देता था। पर कैंगो विकेरिया को बताता है कि हमारे टाउन में कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है और मेरा जो ये धंधा है वही इस जगह को संभाले हुए है। और तो और विकेरिया का पापा बहुत पहले से एडिक्ट है और वो भीख मांगा करता था कैंगो से व्हाइट स्टफ के लिए। ये सब सुन के विकेरिया अब वहां से भाग जाती है, पर कैंगो अब उसके पीछे अपने आदमी लगवा देता है। उस रात को अब विकेरिया अपने बगल वाले घर में फाइनली गेट तोड़कर घुस जाती है, जहां पे क्रिस के जले हुए हाथों के निशान हर जगह मौजूद थे। विकेरिया को वहां पे वो व्हाइट स्टफ का पैकेट भी मिल जाता है और वो उस छेद में से अपने घर के अंदर झांक कर भी देखती है, जहां पे से क्रिस सब कुछ आराम से देख सकता था। अब तभी जेडा उस छेद के दूसरी तरफ आके उसे डरा देती है और फिर पीछे से कुछ शोर आने लगता है। विकेरिया शोर के पीछे जाती है और फाइनली एक जगह पे उसे मिलता है क्रिस, पर वो उस आदमी का गला दबा रहा था जिसे कैंगो ने विकेरिया के पीछे भेजा था, और वो आदमी और कोई नहीं जमाल था। ये देखकर विकेरिया डर के अपने घर पे भाग जाती है, पर क्रिस उसका पीछा करता है। विकेरिया को कुछ भी समझ नहीं आता, पर डोनाल्ड अपनी डरी हुई बेटी को संभालता है और अब कुछ भी करके विकेरिया को क्रिस को रोकना होगा। उस रात सोने के बाद विकेरिया को सपने में भी क्रिस दिखाई देता है, जो डिमोनिक तरीके से चल रहा था। उसका हुलिया भी डीमन से कम नहीं था, जिसे देखकर विकेरिया डर के जाग जाती है और अब उसकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी। अब अगली रात को डिनर से पहले विकेरिया जेडा को मना करती है क्रिस के साथ खेलने के लिए, और आज रात को डिनर पे हम लोग विकेरिया की पूरी फैमिली को डिनर पे देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ भी आई हुई थी। सब लोग बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, पर उनकी खुशहाल फैमिली को क्रिस उस छेद से देख रहा था। आखिरकार वो भी तो उसी फैमिली का हिस्सा था। विकेरिया अपने भाई को उस छेद में से अच्छे से देख पा रही थी, पर तभी कोई दरवाजा पीटने लगता है। घर के बाहर आती है पुलिस, जो अभी हाल ही में हुए पुलिस वाले की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसे क्रिस ने ही मारा था। और पुलिस की बातों को सुन के क्रिस छेद से गायब हो जाता है। क्रिस जाके उन पुलिस वालों का पीछा करता है, और जब पुलिस वालों की क्रिस पे नजर पड़ती है तो एक पुलिस वाला उसे अरेस्ट करने लगता है। वो पुलिस वाला क्रिस के मॉन्स्टर रूप को देखकर उसे मॉन्स्टर कह के पुकारने लगता है, जिससे क्रिस को आ जाता है गुस्सा, और वो उस पुलिस वाले की खोपड़ी फोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सीन वापस जाता है विकेरिया पे, जिसे अब क्रिस को रोकने के लिए मदद चाहिए थी, और इसलिए वो जाती है कैंगो के घर पे। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड को अब घर पे मिलते हैं काले खून के धब्बे, मतलब क्रिस आ गया है वापस घर। डोनाल्ड को क्रिस के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है, और वो जाके जब चेक करता है तो बेड पे बैठा हुआ था क्रिस, जिसे देखकर डोनाल्ड के होश उड़ जाते हैं। वो जाके अपने बेटे से बात करता है और उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पर अब क्रिस उठता है और अपने पापा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। अब जब डोनाल्ड क्रिस का मॉन्स्टर वाला चेहरा देखता है तो वो डर जाता है और वो क्रिस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये क्रिस नहीं है, जिससे क्रिस का दिल टूट जाता है और वो अपने पापा का ही गला दबाकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। सीन वापस जाता है विकेरिया पे, जो कैंगो का इंतजार कर रही थी, जो अपनी दादी को संभाल रहा था। जमाल भी वहीं पे था और उसे ऑलरेडी विकेरिया पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस अजीब से मॉन्स्टर ने उसके गर्दन पे बहुत ज्यादा जख्म दे दिए थे। और तभी जमाल को आता है एक कॉल पे जमाल को पता चलता है कि किसी ने फिर से एक और पुलिस वाले को मार दिया है, और अब जमाल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है।
वहां पे थोड़ी देर बाद कैंगो जब आता है तो विकेरिया उसे उसका वाइट स्टफ का पैकेट वापस पकड़ा देती है और उसे बताना स्टार्ट करती है कि आखिर वो किस सिचुएशन के अंदर फंसी हुई है। पर तभी जमाल उठा लेता है अपनी मशैटी और उसे अब बदला लेना था विकेरिया से। कैंगो जमाल को शांत करने की कोशिश करता है पर जमाल अब मानता नहीं है। कैंगो फिर उसे रुकने का ऑर्डर देता है पर फिर गुस्से में जमाल मशैटी को कैंगो के कंधे में ही घुसा देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखकर विकेरिया पूरी तरीके से डर के अपनी जान बचाकर भागती है पर जमाल उसका पीछा करता है। विकेरिया भागकर वापस अपने घर पहुंचती है पर वहां पे पड़ा हुआ था खून और जल्दी ही विकेरिया को मिलती है अपने पापा की लाश क्रिस के कमरे में, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। विकेरिया समझ जाती है कि ये सब क्रिस का ही काम है और ऑब्वियसली इसका मतलब उसका पापा उसी की वजह से मारा गया, जिससे अब विकेरिया फूट फूट कर रोने लगती है। विकेरिया रो ही रही थी कि तभी वहां पे आ जाता है जमाल अपनी मशैटी को लेके। जमाल अब विकेरिया को मारने के लिए बढ़ता है और वो विकेरिया को मारने ही वाला था कि कैंगो आके उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाता है क्रिस। जमाल अब क्रिस को देखकर पहले उससे अपना बदला लेने के लिए जाता है पर क्रिस जमाल को पकड़कर एक ही झटके में उसकी मशैटी उसी के मुंह के अंदर घुसाकर बुरी तरीके से उसे मार डालता है। ये देखकर कैंगो के होश उड़ जाते हैं और विकेरिया तुरंत कैंगो को लेके छुप जाती है टॉयलेट के अंदर। गेट लॉक करके विकेरिया अब समझाती है कि उसने मौत का इलाज ढूंढ लिया है जिसकी मदद से उसने क्रिस को जिंदा करा था, पर क्रिस के साथ कुछ गड़बड़ है और वो जिंदा होने के बाद थोड़ा बदल गया है। ऑब्वियसली कैंगो को ये सारी बातें समझ नहीं आती और वो बोलता है कि वो जो भी चीज है उसे हमें मारना होगा, इससे पहले वो इस टाउन के लोगों को मारना स्टार्ट करे। खैर विकेरिया अपने भाई को जिंदा रखकर उसे ठीक करना चाहती थी तो इसलिए वो उसे मारने के लिए मना करती है, पर जब क्रिस गेट तोड़कर उन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है और वो लोग बाल बाल बचते हैं तो विकेरिया मान जाती है क्रिस को मारने के लिए। विकेरिया अब सोचती है कि क्रिस को मारना कैसे चाहिए क्योंकि उस पे तो गोलियों का असर भी नहीं होता और वो सोचती है कि जिस तरीके से उसने क्रिस को जिंदा किया था उसी तरीके से वो उसे मारेगी। वो अब कैंगो के साथ मिलके प्लान बनाती है और अब उन दोनों को क्रिस को वापस लैब में ले जाना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि विकेरिया का मशीन का एक पार्ट ट्रांसफॉर्मर के पास पड़ा हुआ था और अगर उसे मशीन को रिवर्स करना है तो उसे वो हिस्सा लैब में चाहिए। खैर अब यहाँ पे कैंगो विकेरिया को लैब में भगा देता है और बोलता है तुम सब कुछ तैयार करो, मैं वो पार्ट लेके तुम्हारे पास आता हूँ। विकेरिया अब खिड़की से लैब की तरफ तुरंत भाग जाती है और कैंगो जाता है वो पार्ट लेने के लिए, पर थोड़ी देर में उसके पीछे पड़ जाता है क्रिस। सी लैब में जाता है जहाँ पे विकेरिया अपनी मशीन तैयार कर ही रही थी कि उसे दिखाई देती है जेडा जो लैब में आके बैठी हुई थी। जेडा बहुत ज्यादा सदमे में थी और वो बोलती है कि उसे यहाँ पे क्रिस ने भेजा है क्योंकि बाकी लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि क्रिस जिंदा हो गया है। अभी विकेरिया को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पर तभी आता है बाहर से शोर। विकेरिया जाके चेक करती है और गेट के बाहर पड़ा था उसका मशीन का पार्ट और साथ ही साथ कैंगो की लाश जिसे क्रिस ने बुरी तरीके से मार डाला था। खैर विकेरिया थोड़ा दुख मनाती है और फिर वो लैब के अंदर जाके अपनी मशीन को रिवर्स करने की तैयारी शुरू कर देती है। मशीन सेट करने के बाद विकेरिया एक दूसरे पार्ट को ले जाके ट्रांसफॉर्मर के पास सेट करती है, पर वहीं पे उस पे हमला कर देता है क्रिस। विकेरिया अब तुरंत जितना तेज हो सकती थी भागती है और पहुंचती है लैब में। वो जाके लैब का गेट लॉक कर देती है, पर जैसे ही क्रिस गेट तोड़कर लैब के अंदर आता है वो फंस जाता है विकेरिया के जंजाल में। विकेरिया तुरंत मशीन को रिवर्स चालू कर देती है और एक बार फिर से बिजली का बड़ा धमाका होता है जो क्रिस को बुरी तरीके से हिलाकर जमीन पे अनकॉन्शियस हालत में पटक देता है। विकेरिया को लगता है कि क्रिस मारा गया, पर वो अभी भी जिंदा था और अब धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें एक बार फिर से ले रहा था। वहां पे अब जेडा भी आती है और विकेरिया अपने फिर से मरते हुए भाई से माफी मांगती है, पर क्रिस बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं, उसे बहुत सारे लोगों की मेमोरीज याद है और उसका दिमाग खराब हो चुका है। और अब विकेरिया को समझ आता है कि गलती हुई क्या थी।
विकेरिया समझ जाती है कि क्योंकि क्रिस की बॉडी में उसने बाकी लोगों के हिस्सों को भी जोड़ा था, तो उसकी वजह से बाकी लोगों की मेमोरीज भी क्रिस में आ गई थी और क्रिस ऑलरेडी सड़ने की वजह से पागल हो गया था। क्रिस अब माना जाता है, पर अब जेडा बोलती है कि चलो घर चले ताकि तुम बाकी लोगों को जिंदा कर सको। पर यह बात विकेरिया को समझ नहीं आती जब तक वो वापस घर नहीं जाती। विकेरिया अब घर जाकर देखती है कि क्रिस ने उसके दोनों भाई, उसकी प्रेग्नेंट बहन और माँ को भी बुरी तरीके से मार डाला है और जेडा उससे बोलती है कि चलो अब सब लोगों को जिंदा कर दो। पर विकेरिया उन्हें जिंदा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने यकीन कर लिया था कि मौत एक बीमारी नहीं है। सदमे में आके अब जेडा अपने खिलौनों से खेलने लगती है और जब विकेरिया अपनी बहन को संभालती है तो विकेरिया बोलती है कि कुछ देर पहले सब लोग जिंदा थे पर अब सब लोग मर चुके हैं। और इससे विकेरिया को आता है एक आइडिया। वो सोचती है कि उसके परिवार वालों की लाशें अभी भी फ्रेश हैं, तो हो सकता है कि उनका दिमाग अभी सड़ा ना हो। विकेरिया अब तुरंत जेडा की मदद से मशीन को सेट करती है और झटका देती है अपनी प्रेग्नेंट बहन आयशा को। और दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद आयशा जाग जाती है। विकेरिया पहले आयशा से कुछ सवाल पूछती है और वो तैयार थी आयशा को दोबारा मारने के लिए, पर आयशा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी और इतना ही नहीं, उसका बच्चा भी पेट के अंदर जिंदा था। आयशा को सब कुछ याद था कि क्या हुआ है और इसका मतलब फाइनली विकेरिया ने मौत की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और अब वो अपने परिवार के सारे लोगों को एक एक करके फिर से जिंदा कर देगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द एंग्री ब्लैक गर्ल एंड हर मॉन्स्टर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।